हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको विकासात्मक सिद्धांत और भाषा विकास के सिद्धांत कराए हैं, तो आज हम इस वाली वीडियो में मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत करेंगे। दैट मीन्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें हम टोटल 4 थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारी एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए, जो ये फर्स्ट सिद्धांत थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये। सेकंड है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। थर्ड है संबंधन या आसक्ति का सिद्धांत। और जो फोर्थ है वो है लैंगिक भूमिका विकास सिद्धांत। हम ये टोटल 4 टॉपिक करेंगे इस वाली वीडियो में। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो हमारा फर्स्ट जो ये थ्योरी है, फर्स्ट जो हमारा सिद्धांत है, जो कि एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। हमारे चैनल पे इसकी वीडियो पहले से अपलोडेड कर रखी है मैंने, और बिल्कुल डीपली मैंने इसको समझा रखा है, इस वाले सिद्धांत को। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से जाके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। बट इस वाले वीडियो में मैं इसको एज ए रिविजन लेके चलूंगी, क्योंकि मैं इसको पहले से करा चुकी हूँ, इसी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। जो एरिक्सन थे वो फ्राइड की तरह ही एक मनोविश्लेषक थे, जिनका संबंध फ्राइड के साथ था, लेकिन बाद में इनके विचार फ्राइड से अलग हो गए थे, और इसलिए एरिक्सन को न फ्राइडवादी माना जाता है। इसके अलावा फ्राइड ने इनकी एक फेमस बुक थी, इनकी पुस्तक थी एक फेमस एरिक्सन की, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने टोटल 8 अवस्था के बारे में बताया। जो ये 8 अवस्थाएं हैं वो बाइपोलर हैं। एक पोल तो उसका पॉजिटिव है, तो दूसरा पोल उसका नेगेटिव है। तो इस प्रकार से उन्होंने दिखाया है। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे ये 8 अवस्थाएं हैं, जिसमें फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसमें अवधि रहेगी या टाइम पीरियड रहेगा 0 से 1.5 वर्ष, और अवस्था रहेगी शैशव अवस्था। सेकंड है स्वायत्ता बनाम लज्जा शंका, जिसका टाइम पीरियड है 1.5 से 3 वर्ष तक, वही अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था। थर्ड है पहल शक्ति बनाम अपराध भावना, 3 से 6 वर्ष, अवधि खेल अवस्था, इसको हम खेल अवस्था में इंक्लूड करेंगे। एंड फोर्थ इज परिश्रम बनाम हीनता, जो कि 6 से 12 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहने वाला है, और इसकी अवस्था है स्कूल अवस्था, इसको हम स्कूल अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट जो 5th है वो है अहंकार पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, जिसका टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। और अवस्था क्या है? किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। नेक्स्ट जो है घनिष्ठता बनाम अलगाव, 18 से 40 वर्ष, प्रारंभिक वयस्क अवस्था। 7th है जननात्मकता बनाम स्थिरता, जो कि 30 से 65 वर्ष इसकी आयु है, और इसको हम वयस्क अवस्था बोलते हैं। जो लास्ट है अहंकार पूर्णता बनाम निराशा, जो कि इसकी अवधि है 50 से वृद्धावस्था तक, और इसका अवधि को कहेंगे हम परिपक्वता अवस्था। तो ये टोटल 8 अवस्थाएं हैं, जिनको अभी हम एक एक करके देखेंगे। मैं यहाँ पे एज ए रिविजन लेकर चलूंगी इसको। तो फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास, वही इसका जो समय होता है, अवस्था का समय, वो जन्म से 18 माह तक होता है। इट मीन्स की 1.5 साल तक होता है। इसमें क्या होता है, यदि बच्चे को अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से उसको प्यार मिलता है, तो बच्चे में ट्रस्ट का भाव आ जाता है। और यदि अदर साइड बच्चे को रोता भी लगता, पेरेंट्स छोड़ते हैं, तो बच्चे में अविश्वास, मिसट्रस्ट बच्चे में आ जाता है। सेकंड जो है वो है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इस अवस्था का समय वही 18 माह से 3 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपना काम खुद करने की कोशिश करता है, जैसे कि खाना खाना, कपड़े पहनना, मतलब छोटा मोटा काम जो होता है वो बच्चा खुद करना चाहता है। यदि पेरेंट्स उसको खुद करने के लिए, मतलब उसको मना नहीं करते हैं, पेरेंट्स को खुद काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो डैट मीन्स कि बच्चे में ऑटोनॉमी मतलब या फिर स्वतंत्रता की भावना बच्चे में आ जाएगी। और इसके अपोजिट साइड, यदि पेरेंट्स बच्चे को कुछ करने पर उसको डांट देते हैं कि तुमने क्या कर दिया, ये तो तुमने गंदा कर दिया, तो ये तो तुमने गलत कर दिया है, तो बच्चे में लज्जाशीलता, इट मीन्स की शेम और डाउट बच्चा फील करेगा, और यही भावना बच्चे के अंदर बैठ जाती है। थर्ड है पहल शक्ति बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यदि इस अवस्था का जो समय होता है वो 3 से 5 वर्ष होता है,
इसको प्री स्कूल वर्ष भी कहा जाता है और इसको आरंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहल करता है, बच्चा ट्राई करता है कुछ अलग से अलग, कुछ अलग अलग करने का। यदि हम बच्चे की पहल को हमको मोटिवेट करना चाहिए। अपोजिट क्या होता है, यदि पेरेंट्स बच्चे ने कुछ किया है और आपने उसको डिमोटिवेट कर दिया, तो बच्चे में ये चीज एज ए गिल्ट बैठ जाएगी उसके माइंड में और ये एज ए फ्यूचर तक बनी रहेगी। तो इसलिए हमको बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। इसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। जैसे कि बच्चा हार्ड वर्किंग करने की बच्चा कोशिश करता है, बच्चा परिश्रम करता है और अपनी वो अपनी जो उसकी एनर्जी होती है वो उसको नए ज्ञान कुछ सीखने में लगाता है। और यदि बच्चा ऐसा कर पाता है तो डेट मीन्स कि उसने परिश्रम किया। अगर बच्चे से काम नहीं हो रहा है तो बच्चे में हीनता की भावना आ जाती है। तो बच्चा यदि कुछ काम कर रहा है तो पेरेंट्स जो होते हैं उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि बच्चा परिश्रम करे और बच्चा अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छे से कर पाए। क्योंकि अगर बच्चा परिश्रम कर रहा है और बच्चे से नहीं हो रहा है तो बच्चे में हीनता की भावना आ जाएगी, जो उसके फ्यूचर तक उसके माइंड में सेट होकर बैठ जाती है। नेक्स्ट है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इस अवस्था का जो समय होता है वो 12 से 18 वर्ष तक का होता है। ये किशोर अवस्था एडोलेसेंस कहा जाता है इसको। और यह 5वां चरण है इस वाले सिद्धांत में अवस्थाओं का। और इसमें यही व्यक्ति इसका अनुभव किशोर अवस्था में होता है। इस टाइम पे क्या होता है, जो एज होती है ये टीनेजर्स इसमें इंक्लूड होती है। तो ये क्या होते हैं, इसमें बच्चों को वो ईगो सेंटर्ड हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है फ्यूचर में। वो हमेशा पजल ही रहते हैं इस वाले एज में बच्चे। और वो अपने रोल को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को कुछ बोलते हैं कुछ करने के लिए, तो बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं क्योंकि वो ईगो के हाथों अपने मजबूर होते हैं। तो यही होता है इस वाली अवस्था में। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाव। इस अवस्था का समय होता है वो 18 से 35 वर्ष होता है और इसको वयस्क अवस्था कहा जाता है, आरंभिक वयस्क अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, जिनकी शादी होनी होती है वो इस अवस्था में हो लेती है। यदि जिसकी शादी हो गई तो दैट मीन्स उसके पॉजिटिव रिलेशन बने हैं, कि घनिष्ठता आ गई है। और जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो अलगाव में रह गया, वो आइसोलेशन में रह गया है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। इस अवस्था का जो समय होता है वो 35 से 65 वर्ष तक का होता है और यह मध्य वयस्क अवस्था भी कहलाती है। जिनकी शादी हुई थी तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को लेके वो सोचेंगे कि हम कैसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम उनकी स्टडी कराएं, कैसे हम उनका फ्यूचर सेट करेंगे। तो वो इस काम में लग जाते हैं। बट जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो आइसोलेशन में थे, जो अकेले थे, वो स्थिरता का भाव फील करेंगे। नेक्स्ट है अहम संपूर्णता बनाम हताशा। कि इस अवस्था जो ये अवस्था होती है इसका समय जो होता है वो 65 वर्ष के बाद होता है और ये 65 वर्ष के बाद से लेके मृत्यु तक बना रहता है। इसकी अवधि यहाँ तक काउंट की जाती है और इसको बुढ़ापे की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो इंसान होता है वो अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। यदि उसने अच्छे से निभाई है तो एक धनात्मक एक पॉजिटिव उसको संपूर्णता का फील होगा कि हाँ मैंने अपना काम अच्छे से किया है। यदि वो नहीं कर पाया है तो वो एक नेगेटिव रहेगा, उसके मन में निराशा रहेगी, डिस्पेयर रहेगी, हताशा रहेगी। तो ये हमारा सिद्धांत जो फर्स्ट था मैंने आपको पहला करा दिया है कंप्लीट। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मैंने आपको पूरा करा दिया है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सिद्धांत जो कि है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जो ये वाला सिद्धांत है ये अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उन्होंने क्या बताया कि जो सामाजिक व्यवहार दूसरों को देखने तथा उनकी नकल करने से सीखा जाता है। क्या कहना था बांडुरा का कि जो हम सोशल बिहेवियर जो हमारा होता है वो डिपेंड करता है कि हम दूसरों के व्यवहार को हम कैसे देख रहे हैं, कैसे हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, कैसे हम नकल कर रहे हैं। जैसा हम बच्चे को दिखाते हैं, जैसा हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चा वही रिस्पॉन्स करता है, बच्चा वही बोलता है। आपने देखा होगा
आप कुछ बोल रहे हो तो बच्चा भी आपकी कॉपी करके ही बोलता है। मतलब बच्चा आपके बिहेवियर को नोटिस करता है, वो आपको देखता है कि आप किस तरीके से आप बोलते हैं, किस तरीके से आप चल रहे हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं। वो आपको बिल्कुल आपको पता नहीं होता है इवन, बट वो आपको नोटिस करता है, आपकी हर चीज को नोटिस करता है, वो आपकी कॉपी करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसा आप करोगे, जैसा आप बोलोगे, बच्चा वैसा ही करेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के सामने बिल्कुल पॉजिटिव वे में होके हमेशा ही उसके सामने बिहेव करें, ऐसे पॉजिटिव वे में। तो यही बात हमको बांडुरा ने बताई है अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। इसके अलावा सामान्य 4 तरीके, उन्होंने ऐसे 4 तरीके बताए हैं जो नए व्यवहार सीखने के लिए अपनाए जाने जरूरी है। मतलब कि यदि हमको कोई नया बिहेवियर सीखना है, हमको कुछ नया एक व्यवहार है जो हम उसको लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने 4 वे बताए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है ध्यान देना। व्यवहार को ध्यान पूर्वक देखा जाए जिससे वह व्यापक रूप से गहराई से अभिप्रेरित कर सके। डेट मीन्स क्या है, मानिए कि कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल बहुत ही हंसमुख है, तो आप चाहते हो कि मैं भी इसके जैसे ही हंसमुख बनूं। तो उसके लिए आपको फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान में रखनी होगी कि आपको उस पर ध्यान देना होगा, आपको अटेंशन देनी होगी उस वाले इंसान के बिहेवियर पे कि कैसे वो, मतलब कैसे वो इतना हंसमुख रहता है, उसके पीछे का राज क्या है। एक तरीके से यदि हम कहें तो आपको ये बात जाननी होगी, क्योंकि हम उसको ध्यान से देखेंगे तभी तो हम उसको जान पाएंगे कि वो रीजन क्या है, कि वो इतना हंसमुख क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो हमको उसको ध्यान से पहले देखना होगा। सेकंड है धारण करना। जिस व्यवहार को ध्यान पूर्वक गहराई से देखा गया, मतलब जो आपने ध्यान लगाया, अपने ध्यान से देख लिया कि हाँ भाई वो इस वजह से वो खुश रहता है, तो उसे स्मृति में उतार लेना, उसे अपनी मेमोरी में आपको सेट कर लेना है कि जैसे वो, मतलब रीजन क्या है उसके खुश रहने का। तो उस टाइप से आप भी कोशिश कीजिए, अपनी मेमोरी में उस बात को सेट कर लीजिए और उसके इस बिहेवियर को धारण करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है पुनरुत्पादन। व्यवहार करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति में व्यवहार के पुनरुत्पादन का कौशल या हुनर हो। जैसे कि उसका एक इंसान, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक इंसान हंसमुख है, आपने उसको ध्यान से देख लिया, ठीक है, आपने उसको अपनी स्मृति में भी उतार लिया कि उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। लेकिन यदि आप में ऐसा कौशल ही नहीं है, आप में ऐसा हुनर या स्किल ही नहीं है कि आप किसी भी बिहेवियर को आप अपने अंदर उसको डाल सको, तो उसका कोई फायदा रह नहीं जाएगा आपके लिए। क्योंकि आपके अंदर खुद में भी ऐसा स्किल होने चाहिए, ऐसा हुनर होना चाहिए कि मतलब आप जो बिहेवियर जिसको आप अपनाना चाह रहे हो वो आपके अंदर आ सके, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, आपके अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए। तो यही है पुनरुत्पादन। नेक्स्ट है प्रोत्साहन करना। देखिए प्रोत्साहित करना। बांडुरा द्वारा इसे प्रबल प्रेषण की संज्ञा दी गई है। इसका क्या मीनिंग है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को अपने अंदर तब ही उतारता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह व्यवहार उसके लिए लाभकारी होगा। मतलब कि कहने का यहाँ पे मीन्स क्या है कि बांडुरा ने ये कहा है कि आपको ये पता है कि हाँ भी भाई हंसना अच्छी बात होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ ये वाली बात भी। जैसे आपको ये पता है कि भाई हंसना तो अच्छी बात होता है, यदि हम हंसते हैं, यदि हमारा व्यवहार हंसमुख है तो सबको अच्छा लगेगा, मेरा भी फायदा है। मतलब आपने इस पे निष्कर्ष निकाला ना, आपने ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ ये मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, या मेरे लिए ये हेल्पफुल रहेगा, मेरे लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो मतलब जब आपने ये जाना कि ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, तभी तो आपने अपने बिहेवियर में उस बात को अपने बिहेवियर के अंदर डाला ना, तभी तो आपने उस वाले व्यवहार को अपने अंदर उतारने की आपने कोशिश की, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट पता है कि यदि ऐसा हो जाता है तो मेरा बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, या ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सिद्धांत पूरा हो जाता है। नंबर 2 सिद्धांत जो हमने किया अभी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। नेक्स्ट हमारा जो 3rd सिद्धांत है वो है संबंधन या आसक्ति का सिद्धांत। जो ये वाला सिद्धांत है वो ब्रिटेन के एक सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जॉन वोल्वी ने 1940 में दिया था ये वाला सिद्धांत जो है। लेकिन बाद में मैरी आइंसवर्थ ने इस पर परीक्षण किया, टेस्ट किए थे इस पे, और उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जिन बच्चों को अत्यधिक आधारभूत सामाजिक, संवेगात्मक
बौद्धिक भूमिकाएं निभाने से रोका जाता है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो बिल्कुल बेस की जो बात है, जैसे सोशल है, इमोशनल है, मेंटल जो रोल्स होते हैं, उनको वो रोल्स प्ले करने से बच्चों को रोका जाता है। तो इसका एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें रिलेशंस को लेके उनमें अक्षमता का वो अनुभव करते हैं, वो फील करते हैं कि रिलेशन को लेके उनमें कैपेबिलिटी है। यदि हम कहें तो उन्होंने यह तर्क दिया कि बच्चे संबंधन व्यवहार प्रणाली के साथ जन्म लेते हैं। क्या कहा कि जो चाइल्ड होते हैं वो बाई बोर्न ही अपने साथ ही वो इस संबंधन व्यवहार प्रणाली को अपने साथ वो रख के ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, जो उन्हें संबंधन के स्रोत की ओर ले जाती है। मतलब जो रिलेशंस का जो सोर्स होते हैं, जिसके थ्रू बच्चा रिलेशंस मतलब क्रिएट करना सीखता है, तो उसकी तरफ ये बच्चों को लेके जाती है संबंधन व्यवहार प्रणाली। जो उन्हें अच्छा लगता है या आत्मीयता देता है वे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। मतलब बच्चे को जो इंसान अच्छा लगता है, जो बच्चे से प्यार करता है, या बच्चे को ये लगता है कि हाँ मैं इसकी गोदी में सेफ हूँ, या मैं उस बच्चों को वहाँ पे अच्छा फील होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि पेरेंट्स जो बच्चों के होते हैं, बच्चों को वो अच्छे लगते हैं, तो मतलब वो बच्चों को आत्मीयता देता है, प्यार देते हैं पेरेंट्स बच्चे को, तो बच्चे उन्हीं की तरफ चले जाते हैं, बच्चे उन्हीं के पास बच्चे रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा देखिए, संबंधन व्यवहार प्रणाली निम्न रूपों से कार्य करती है। इसमें फर्स्ट है निकटता या आत्मीयता की खोज। मतलब कि कुछ ऐसे काम हैं जो हमारा जो सिस्टम है, ये जो रिलेशन बिहेवियर जो ये सिस्टम है, ये किस रूप से कार्य करता है। देखिए, सबसे फर्स्ट है निकटता या आत्मीयता की खोज। उसके निकट जाना बच्चे की आवश्यकता होती है जो उसे आत्मीयता देता है, विशेष रूप से उस समय जब बच्चे में तनाव होता है। मतलब कि आपको देखा होगा, आपने भी फील किया होगा आपने ये खुद से भी, कि जब बच्चे टेंशन में होते हैं तो वो उसी इंसान के पास जाते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, या जिससे उनका क्लोज रिलेशन होता है, या जिससे उन बच्चों को आत्मीयता मिलती है। तो बच्चे उन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि हाँ यदि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरा सॉल्यूशन यही मिलेगा, या इन्हीं की वजह से मैं अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मेरे को मिल सकता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है सुरक्षात्मक आधार। आत्मीयता देने वाले व्यक्ति के निकट पहुंचने पर बच्चा सुरक्षित अनुभव करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हमको डर लग रहा है, हम अनसेफ फील कर रहे हैं, तो हम वही जाएंगे जहाँ पे हमको सेफ फील होता है। डेट मीन्स कि अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स भी हो, फ्रेंड हो, या आपका कोई क्लोज ऐसा रिलेटिव हो जहाँ पे जाके आपको बहुत ही सेफ फील होता हो। और मोस्ट तो यही है कि पेरेंट्स के पास हमको जाके अच्छा फील होता है, क्योंकि हमको वहाँ से प्यार मिलता है, हमको वहाँ से लगाव मिलता है, हमको वहाँ से आत्मीयता मिलती है। नेक्स्ट है अलगाव। जिसके साथ बच्चे को अच्छा लग रहा है, यदि उससे बच्चे को दूर किया जाए तो वह प्रतिरोध करता है। मतलब कि जिससे बच्चे, जैसे कि आपने देखा होगा, यदि एक मम्मी मतलब एक मदर की गोदी में उसका बच्चा है और यदि आप उसको ले लेते हो तो बच्चा रोने लग जाता है, बट अब जो बच्चा होता है वो अपोज करता है, वो प्रतिरोध करता है, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स अच्छे लग रहे हैं और आप उनसे उसको अलग कर रहे हो, तो बच्चे को आप अलगाव दे रहे हो बच्चे को, तो बच्चा उसका अपोज करेगा, उसका प्रतिरोध करता है। जो लोग बच्चे के लिए अपने लगने लगते हैं, मतलब बच्चे को जो खुद के जो बच्चे को अपने लगते हैं, तो बच्चे को उनसे संरक्षण व सहयोग प्राप्त करते हैं बच्चे उनसे। जैसे कि पेरेंट्स से हम अपने पेरेंट्स से हमको सहयोग मिलता है, हेल्प मिलती है, तो उसकी वजह से बच्चों में एक पॉजिटिव सोच, मतलब एक अच्छा सिस्टम, कहे तो हम स्ट्रॉन्ग सिस्टम बच्चे में विकसित हो जाता है। लेकिन जब यदि हम यहाँ पे अपोजिट की बात करते हैं, जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल पाता है या हेल्प नहीं मिल पाती है, तो उन बच्चों में जो ये सिस्टम है, संबंधन प्रणाली का जो सिस्टम है, वो बच्चों में अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, मतलब कि पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को वो अच्छे से संरक्षण दे व सहयोग दे, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव सोच जो होती है अपने पेरेंट्स को लेके या रिलेशंस को लेके, वो अच्छे से बन सके। तो यहाँ पे हमने अपना थर्ड वाला सिद्धांत भी पूरा कर लिया है, संबंधन या आसक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे फिलहाल में है वो है लैंगिक भूमिका विकास सिद्धांत। देखिए, सीखने की तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं लैंगिक भूमिकाओं के विकास की संभावनाएं तय करते हैं। मतलब कि हमें लर्निंग करनी है या बहुत सारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं
वो लैंगिक भूमिकाओं के विकास में अपना बहुत ही योगदान देती हैं, उसको सफल करने में, उसके विकास करने में। इसके अलावा बांडुरा का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत हमने अभी पढ़ा था, वो आरंभिक वर्षों में, मतलब जो स्टार्टिंग एज होती है बच्चों की, उसमें लैंगिक भूमिका गठन के विकास में बहुत ही अपना रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य वयस्कों को विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हुए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि बच्चे कॉपी करके सीखते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं बच्चे वैसा ही देखते हैं और वैसा ही करते हैं, और समान लिंग वाले माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। देखिए जैसे देखा होगा, जो गर्ल्स, छोटी जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर की कॉपी करती हैं। वो देखती हैं कि मम्मी कैसे मतलब रोटी बना रही है, तो वो भी मतलब रोटी बनाने की कोशिश करती हैं, या फिर जैसे कि मम्मी कैसे घर के काम कर रही हैं, तो जो गर्ल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू गर्ल्स कोशिश करती है काम करने की, मतलब कि उसने अपनी मदर को देखा, तो मतलब यहाँ पे सेम जेंडर हो गया, फीमेल की मतलब देख के काम करना सीख रही है। और जो जेंट्स होते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे इसको मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, जो मेंस, जैसे मान ली बॉयज होते हैं, तो वो अपने फादर को देखते हैं कि कैसे मतलब हमारे जो फादर है वो रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, कैसे वो ड्रेसअप हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो बच्चे देखते हैं, और वो भी अपने फादर के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो वो मतलब क्या है, समान लिंग वाले अपने माता पिता के व्यवहार का वो अनुकरण कर रहे, कॉपी कर रहे हैं। तो इसकी गर्ल्स अपनी मदर की और बॉयज अपने फादर की, मतलब वो कॉपी करेंगे दोनों एक दूसरे की, अपने पेरेंट्स की। अनुपयुक्त व्यवहार की नकल करने से नकारात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। मतलब कि यदि आप बच्चों के सामने मतलब रॉन्ग बिहेवियर आप बच्चों को दिखा रहे हैं, तो ऐसा करने से बच्चे तो उसी को, आपके रॉन्ग बिहेवियर को भी देख रहे हैं, तो इससे बच्चे में जो है वो नेगेटिविटी बच्चे में बढ़ जाती है, जो कि उसके बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तो इसलिए हमको बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव करेंगे तो बच्चे में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो बच्चा भी पॉजिटिव ही रहेगा और वो पॉजिटिव ही सोचेगा, और एज ए बिहेवियर भी उसके पॉजिटिविटी बिल्कुल सेट हो जाती है। आगे देखिए, सांद्रा बेम, इन्होंने एक जेंडर स्कीमा सिद्धांत दिया था, जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ मिलकर, जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, उनके साथ ये मिलकर सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को ये एकीकृत करती हैं। बच्चा अपनी बढ़ती अवस्था में पुरुष व स्त्री के व्यवहार का मिला जुला रूप प्रदर्शित करता है। तो जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसे लड़कियों की तरह भी बिहेव करता है और वो लड़कों की तरह भी बिहेव करता है। वह लड़कों व लड़कियों को देखता है, उनसे सूचनाएं ग्रहण करके उन्हें व्यवस्थित करता है, मतलब वो दोनों को ही नोटिस करता है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको वो ले लेता है और उसको फिर अरेंज करता है, फिर उसका उनका वो वर्गीकरण करता है, किस रूप में, लड़के का स्कीमा और लड़की का स्कीमा वो तैयार करता है। मतलब मतलब वो हर चीज को नोटिस कर रहा है कि लड़के कैसे बोलते हैं, लड़कियां कैसे बोलती हैं, मतलब उसने उन सारी बातों को देखा, अच्छे समझा, फिर उसने वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर उसको क्लासिफाई किया कि ये वाला तो लड़के से रिलेटेड बातें हैं और ये वाली लड़कियों से रिलेटेड बातें हैं। मतलब कि उसने अपने माइंड में उसने स्कीमा बना लिया कि ये चीज तो लड़के करेंगे, ये चीज लड़कियां करेंगी। तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो लड़का है वो लड़कों के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है और जो लड़की है वो लड़कियों के अनुसार व्यवहार करती हैं, और इसी तरीके से वो अपनी लैंगिक पहचान को वो विकसित कर लेते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने टोटल 4 सिद्धांत किए हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट सिद्धांत था वो था मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन का, जिसमें कि हमने देखिए ये मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे एज ए रिविजन आपको यहाँ पे कराई थी। इसमें टोटल यहाँ पे 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 8 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। उसके बाद हमने हमारा दूसरा सिद्धांत किया था, जो कि था हमारा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम पे, जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। और अल्बर्ट बांडुरा क्या कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के व्यवहार को देख के सीखते हैं, बच्चे नकल करके सीखते हैं, बच्चे कॉपी करके सीखते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 4 तरीके बताए थे, यदि हमको कोई नया व्यवहार सीखना है तो हमको इन 4 तरीके से हम सीख सकते हैं। इसमें फर्स्ट था ध्यान देना, सेकंड था धारण करना, थर्ड था पुनरुत्पादन और फोर्थ था प्रोत्साहित करना।
फिर हमने किया हमारा तीसरे नंबर का सिद्धांत जो था संबंधन या आसक्ति का सिद्धांत, जो कि जॉन बाल्बी ने 1940 में दिया था, लेकिन बाद में मैरी आइंसवर्थ ने इस पे काम किया था और उन्होंने हमको इसको अच्छे तरीके से समझाया था। इसके अलावा यहाँ पे जो संबंध व्यवहार प्रणाली होती है वो कुछ निम्न रूप से कार्य करती है, जिसमें फर्स्ट निकटता या आत्मीयता की खोज, सुरक्षात्मक आधार, अलगाव। और जो हमारा लास्ट सिद्धांत था वो था लैंगिक भूमिका विकास सिद्धांत, जो कि हमको ये क्या बताता है कि हम जो हमारी लैंगिक भूमिकाएं होती हैं उसका विकास कैसे होता है, कैसे मतलब जो एक लड़का होता है वो कैसे लड़के के रूप में वो व्यवहार करना स्टार्ट करता है और जो लड़कियां होती हैं वो कैसे लड़कियों के अनुरूप व्यवहार करना सीखती हैं। तो ये हमने जाना जेंडर स्कीमा सिद्धांत के अनुसार के द्वारा। तो एक हमारा टॉपिक आज का पूरा हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। एक बार यदि आप 2 बार भी इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपको बिल्कुल पूरा कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। जब आपको समझ में आ रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।